कभी सोचा है कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है? एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? या कोई घाव अपने आप कैसे भर जाता है? इन सभी सवालों का जवाब एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस में छिपा है, और वो है कोशिका चक्र। तो चलिए आज जीवन के इसी कमाल के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेली सूक्ष्म कोशिका इतनी बड़ी बड़ी और मुश्किल प्रक्रियाओं को, जैसे कि ग्रोथ, रिपेयर और यहाँ तक कि नए जीवन का निर्माण, आखिर मैनेज कैसे करती है? ये बायोलॉजी के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है, और इसका जवाब हमें कोशिका चक्र की एक शानदार यात्रा पर ले जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे जीवन के इस बेसिक साइकिल को, फिर देखेंगे कि सेल डिवीजन के लिए तैयारी कैसे करता है। उसके बाद हम माइटोसिस और मियोसिस, इन दो बहुत ज़रूरी प्रोसेसेस को जानेंगे, और आखिर में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन का एक सबसे बेसिक नियम है, हर नई कोशिका हमेशा एक पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। ये कभी ना टूटने वाली चेन है जो जीवन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। और इस निरंतरता का जो पावरफुल इंजन है वो है कोशिका चक्र। तो ये कोशिका चक्र आखिर है क्या? इसे एक कोशिका की पूरी लाइफ स्टोरी की तरह समझिए। उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक, और आखिर में उसके खुद दो नई कोशिकाओं में बढ़ जाने तक की पूरी कहानी। ये घटनाओं का एक बहुत ही सटीक और कंट्रोल्ड सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती के भी बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। एक कोशिका अपनी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा सिर्फ विभाजन की तैयारी में लगाती है, जिसे इंटरफेस कहते हैं। असली विभाजन यानी एम फेज तो सिर्फ 5% टाइम ही लेता है। ये इतनी लंबी तैयारी एक तरह से जिंदगी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो ये पक्का करती है कि हर डिवीजन परफेक्ट हो। तो चलिए इस तैयारी वाले फेज यानी इंटरफेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये कोई आराम करने का फेज नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही वो समय है जब कोशिका बहुत एक्टिव होती है, अपना साइज बढ़ाती है, और सबसे जरूरी काम करती है, अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की एक एकदम सटीक कॉपी बनाती है। इंटरफेज भी 3 छोटे छोटे स्टेप्स में बटा होता है। पहले G1 फेज में सेल का आकार बढ़ता है। फिर आता है S फेज यानी सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए की हूबहू नकल तैयार होती है। और आखिर में G2 फेज में सेल ये चेक करता है कि डिवीजन के लिए जरूरी सारे प्रोटीन और एनर्जी तैयार हैं या नहीं। अब जब तैयारी पूरी हो गई तो सेल के सामने समझिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है माइटोसिस। इसका एक ही मकसद है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए 2 बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल कोशिकाएं बनाना, एकदम फोटोकॉपी। अच्छा, इस प्रोसेस को समझने के लिए इसके मेन हीरो से मिलना जरूरी है, और वो हैं क्रोमोसोम। ये डीएनए और प्रोटीन का एक कसकर पैक किया हुआ बंडल है, जिसमें सारी जेनेटिक जानकारी होती है। एस फेज में जब डीएनए कॉपी होता है तो हर क्रोमोसोम अपनी एक जुड़वा कॉपी बनाता है। इन्हीं 2 जुड़ी हुई कॉपीज को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। माइटोसिस का ये पूरा प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और 4 स्टेप्स में होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम मोटे और साफ दिखने लगते हैं। मेटाफेज में वो सब सेल के बीचों बीच एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करके दोनों सिरों की तरफ खींचा जाता है, और टेलोफेज में दोनों सिरों पर नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब न्यूक्लियस तो बंट गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। आखिरी स्टेप है साइटोकाइनेसिस। इसमें सेल का बाकी का हिस्सा यानी साइटोप्लाज्म भी बन जाता है, और हमें मिलती हैं 2 पूरी तरह से अलग और आइडेंटिकल कोशिकाएं। तो ये था पहला रास्ता। अब आते हैं सेल के दूसरी किस्मत पर, मियोसिस। इसका मकसद माइटोसिस से बिल्कुल अलग है। ये एक जैसी कोशिकाएं नहीं बनाता, बल्कि इसका काम है यौन प्रजनन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी विविधता पैदा करना। माइटोसिस में सिर्फ एक बार डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में लगातार 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और नतीजा भी अलग होता है, 2 की जगह 4 कोशिकाएं बनती हैं, और वो भी चारों एक दूसरे से अलग। मियोसिस का जो असली जादू है ना, वो होता है इसके पहले फेज, प्रोफेज 1 में। यहाँ क्रोमोसोम के जोड़े आपस में जेनेटिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जेनेटिक पत्तों को यहीं फेंटा जाता है। यही वजह है कि भाई बहन एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, पर एकदम एक जैसे नहीं होते। तो मियोसिस के ये 2 डिवीजन अलग अलग काम करते हैं। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम की संख्या को ठीक आधा कर देता है। और मियोसिस 2 वो काफ़ी हद तक माइटोसिस जैसा ही होता है, जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं।
तो अब जब हमने दोनों प्रोसेसेस को समझ लिया है, चलिए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं और ये भी समझते हैं कि हमारे शरीर में इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती हैं। माइटोसिस समझिए कॉपी पेस्ट का काम है। दो एक जैसी कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या भी पेरेंट जितनी ही होती है। वहीं मियोसिस रीमिक्स बनाने जैसा है। चार अलग अलग कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट से आधी रह जाती है और यही नई पीढ़ी की नींव बनती है। तो माइटोसिस का फाइनल स्कोर क्या है? 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कोशिकाएं। ये शरीर की ग्रोथ और रिपेयर करने वाली एक अटूट सेना है। और मियोसिस का 4 जेनेटिकली यूनिक कोशिकाएं, हर एक में एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो किसी भी प्रजाति के विकास और सर्वाइवल की चाबी है। ये पूरा प्रोसेस कोई इत्तेफाक नहीं है। कोशिका चक्र एक बहुत ही कंट्रोल्ड और सधे हुए डांस की तरह है जिसे मॉलिक्यूलर सिग्नल चलाते हैं। हर एक स्टेप बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से होता है। और इस डांस के एक डायरेक्टर कौन है? कुछ खास प्रोटीन्स जिन्हें साइक्लिन और सीडीके कहते हैं। ये एक तरह से चेक पॉइंट्स का काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि सेल अगले फेज में तभी जाए जब पिछला फेज ठीक से पूरा हो गया हो। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि अगर ये चक्र स्वस्थ जीवन का आधार है तो इसका इतना सटीक कंट्रोल जरूरी क्यों है? सोचिए, क्या होगा अगर ये कंट्रोल बिगड़ जाए? अगर ये सधा हुआ डांस बेकाबू हो जाए और कोशिकाएं बिना रुके बस डिवाइड होती रहें? इसी एक सवाल में कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों का जवाब छिपा है।